चलिए अनिल कुमार जी बता रहे फाउंडर ऑफ आर्चीज इन एलन एमटेज इन 1990। बहुत बढ़िया। चलिए होमवर्क करके आए थे। राधे राधे, जय कृष्ण श्री कृष्ण, जय श्री राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब चीज़ें। सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। लास्ट क्लास में हमने पुराने 20 क्वेश्चंस किए थे इंटरनेट से रिलेटेड, और आज उसको एक फिनिशिंग टच दे देंगे। ठीक, इंटरनेट से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमने कोर्स में, ऑक्सफोर्ड के कोर्स में तो किया हुआ है। 3-4 लेक्चर्स देखे, उसमें 2 से 3 लेक्चर्स में सारे पॉइंट्स कवर कराए आपको, और अब उसको एमसीक्यू फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। और इतना कर लोगे उसके बाद नहीं छूटेगा, छोटे मोटे सारे क्वेश्चंस को हमने डील कर लिया। तो पुराना वीडियो को जरूर देखना जिसमें 20 क्वेश्चन किए हुए हैं, और 21वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाला प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है? बताइए इसका आंसर। Which of the following refers to the unique address associated with each web page that appears on the internet? तो URL, Uniform Resource Locator, Uniform Resource Locator, Uniform Resource Locator, URL. What is meant by the term URL? मैंने बताया था, फुल फॉर्म रखना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ध्यान देना है। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे हो गया। समझ गई बात? तो यूआरएल क्या होता है? एड्रेस है, एक प्रकार का एड्रेस है। हर एक वेबसाइट का एक एड्रेस है, समझ लो। ठीक, जैसे youtube.com, तो वहाँ पे आप ये URL डालूंगा तो वो सपोज मेरे चैनल का अपना एक URL है ना, उसको आपको मैं भेजूंगा, उसमें आप क्लिक करोगे तो मेरे पास ही पहुंचोगे और दूसरे के पास नहीं पहुंचोगे। समझ रही बात? चलो, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल ट्रांसफर करने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? On the internet, which of the following protocol is used to transfer files from one host to another? ये देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए कौन? सब बी। बहुत बढ़िया, BBFTP लाइन से सभी का जवाब सही आ रहा है। ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। मैंने TCP भी आपको पढ़ाया हुआ है, मैंने IP को भी पढ़ाया हुआ है, और मैं ये बताया था कि एक जगह से आप दूसरे जगह अगर मैसेज भेजना चाह रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम कौन करता है? TCP करता है कि नहीं? TCP करता है। तो वो मैसेज भेजने में हेल्प कर रहा है, वो टुकड़ों में बांट रहा है। फिर IP भी मैसेज भेजने में हेल्प करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी हेल्प करता है। बट फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए शब्द पे ध्यान देना, एकदम बारीक सा अंतर समझने में बहुत समय लग जाएगा। शब्द पे ध्यान देना। फाइल को ट्रांसफर करने के लिए FTP का यूज होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। समझ आ रही बात? चलो, ई बैंकिंग के संदर्भ में NEFT का फुल फॉर्म क्या है? तो NEFT क्या होता है बताओ? 3 चीज मैंने बताया हुआ था आपको मैं। एक था NEFT, एक था RTGS, और एक था IMPS, जब आपको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने हैं। हाँ, सही जवाब, सही जवाब, सभी का सही जवाब आ रहा है। NEFT है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। देखो, ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन गलत हो गया। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ये आपका फुल फॉर्म है NEFT का। ये यूज किया जाता है किसमें? बैंकिंग में पैसा भेजने के लिए, है ना। तो मिनिमम कितना रुपए भेज सकते हो भैया? 1 रुपया भेज सकते हो मिनिमम, और मैक्सिमम कितना? कोई लिमिट नहीं है। RTGS में मिनिमम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मिनिमम 2 लाख आप भेज सकते हो। 2 लाख से नीचे फिर RTGS नहीं होता, NEFT करना पड़ेगा। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में तुरंत के तुरंत पैसे आता है, इसलिए लिखा हुआ रियल टाइम। सर NEFT में भी तो जाता है कि हम तो NEFT करते हैं फिर भी चल देते हैं? हाँ जाता है, लेकिन उसमें स्लॉट बन के जाता है, तुरंत नहीं। ठीक, चलो, ई बैंकिंग के संदर्भ में IMPS का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। इमीडिएट पेड सर्विस, कि इंस्टेंट पेमेंट सर्विस, कि इमीडिएट पेमेंट सॉल्यूशन, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। सब ऑप्शन आसपास रहते हैं, और कितना भी पढ़ के जा रहा हूँ वहां जाके ना गलतियां हो जाती, इन्हीं सब गलतियों को हमको सुधारना है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इंस्टेंट पेमेंट सर्विस मत कर देना, पेमेंट सर्विस है और इमीडिएट है। ठीक है, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और M से मोबाइल छूट गया है ना, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसका आंसर होगा। ठीक, 25 का डी सही बात, सभी का सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया, टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, दिलाना टेस्ट को। और इंतजार मत करो कि मैं पूरा पढ़ लूंगा तब टेस्ट सीरीज दिलाऊंगा, वो फिर कभी खत्म ही नहीं होगा आपकी तैयारी। इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, 2 ऑप्शन हो गया। एक्चुअली इंटरनेट नहीं होगा, ये इंटरनेट। एक ठोक को आप इंटरनेट कर लेना, इंट्रानेट। अब इंटरनेट देख करना, कंफ्यूज मत होना, इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसी ऑप्शन को मान लेते हैं, इसको इंटरनेट कर लो। इंटरनेट वाला ऑप्शन नहीं होगा, आंसर क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट है, इंट्रानेट नहीं है। ये दोनों के बीच में शब्द को आपको डिफरेंस बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। जैसे
ये एक स्टेट है छत्तीसगढ़। ये शब्द का मतलब बस बता रहा हूँ इंटरनेट का, इसको इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं। इंट्रा, इंट्रा और इंटर का दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा हूँ। इंटर और इंट्रा, ये है छत्तीसगढ़ और ये समझ लो एमपी। आपको छत्तीसगढ़ से बाहर दूसरे स्टेट में, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान भेजना है, सेल्स करना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो मैं उसको बोलूँगा इंटर स्टेट, इंटर स्टेट सेल्स। लेकिन आपको छत्तीसगढ़ के ही एक इलाके से छत्तीसगढ़ के दूसरे इलाके तक ही सेल्स करना है, तो इसको बोलेंगे इंट्रा, इंट्रा स्टेट। तो ये दोनों शब्द का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा, दूसरे जीएस वाले पार्ट में काम आ सकता है। HTTPS शब्द का पूर्ण नाम क्या है? सर अभी तक तो हम HTTP पढ़े थे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पढ़े थे। HTTPS क्या है? तो भैया कोर्स में मैं बताया हुआ हूँ कि नहीं आपको? कोर्स में मैंने आपको अलग से बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है कि HTTPS क्या होता है। मैंने बताया था HTTP का जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो सिक्योर नहीं रहता, इसमें जो डेटा रहता है वो सिक्योर नहीं रहता। तो उसको सिक्योर करने के लिए कौन काम करता है? एक टर्म आता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ऑप्शन आपका ए होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, समझ आई बात? तो मैंने बताया था HTTP का डेटा सिक्योर नहीं आता, उसके लिए HTTPS का रिक्वायरमेंट होता है, जो क्या करता है, सिक्योर करता है उस डेटा को, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इंटरनेट के संबंध में FTP का फुल फॉर्म क्या है? सर पूरा फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन है क्या? हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आगे चल के और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बट फिलहाल वापस हम इस पे चलते हैं। इंटरनेट के संबंध में FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो सभी बता दोगे, तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अर्पानेट, अर्पानेट के बारे में बताइए। अमेरिकन रिसर्च प्लानिंग एजेंसी नेटवर्क, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क की एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एक्टिविटी नेटवर्क। बताइए, सब करीब करीब के ऑप्शन दिए हुए आपको। अर्पानेट का फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जी मैं आप सभी का मैसेज देख पा रहा हूँ, सभी सही बोल रहे हो, पढ़ के आए हुए हो, अच्छी बात है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अर्पानेट, ये क्या थी? तो ये भी किसके द्वारा यूज़ किया गया? एक अमेरिकन डिफेंस एजेंसी के द्वारा यूज़ किया गया। कब यूज़ किया गया? 1969 में पहली बार यूज़ किया गया, इसको ध्यान देना। समझ आ रही बात? चलिए, कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? यहाँ से अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन समझ लो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अभी तक तो फुल फॉर्म वाले हैं, ये तो सभी बने हुए हैं। यहाँ से मुझे बताइए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता जो आपको सेवा दे रहा है, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के एग्जांपल कौन कौन से? जियो का, ये मैं जियो को मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, वोडाफोन का मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, तो सिम है दोनों का, जियो और वोडाफोन, दोनों के दोनों मुझे इंटरनेट दे रहे हैं, तभी तो मैं रिचार्ज करा रहा हूँ, इंटरनेट देख रहा हूँ ना, इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, तो दोनों के दोनों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी होते हैं उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली कौन सी सेवा नहीं है? कौन कौन सा है वो भी बता दो, और कौन कौन सा नहीं है वो भी बता दो। इसका आंसर क्या होगा बताइए? 30 का बी बोल रही है श्वेता मैडम, पूनम, AP, डाकेश ठाकुर, ओके। जो भी बी बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा इंटरनेट तो प्रोवाइड करा ही रहा है क्या? इंटरनेट तो प्रोवाइड करा ही रहे, डेल ऐप एक्सेस भी प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक। उसको इंटरनेट देना तो इस माध्यम से दे, सिम के माध्यम से दे, किसी भी माध्यम से दे। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड करा देंगे। वेब एडमिनिस्ट्रेशन ये प्रोवाइड नहीं कराया जाता, किसके द्वारा? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ये सब प्रोवाइड नहीं कराया जाता। क्लियर? चलो 31वां क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मुझे बता दो, प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए अवश्य चाहिए क्या चीज? कंपलसरी है, LED डिस्प्ले, टेरिशरी मेमोरी, IP एड्रेस, स्विच। इसका आंसर बता दो मुझे, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए जो कंपलसरी चीज है वो मुझे बता दो। IP एड्रेस, कुसुम यादव जी सबसे पहले जवाब, ठीक है। दिव्या साहू जी, ओके। अनिल कुमार जी, सब सही जवाब दे रहे हैं। IP एड्रेस, और भी सोच लो, दोबारा सोच लो। LED डिस्प्ले तो नहीं होगा? अरे LED डिस्प्ले जरूरी थोड़ी ना, LED डिस्प्ले मेरे कंप्यूटर का LED डिस्प्ले नहीं होगा तो मोबाइल में देख लूँ, लैपटॉप पे देख लूँ, टैब में देख लूँ, किसी में भी देख सकता हूँ, जरूरी थोड़ी ना LED वाला हो, LCD वाला भी हो सकता है। टीवी भी कंप्यूटर बनाया जा सकता है ना, मॉनिटर ही तो रहता है क्या? उस पर ला के कनेक्शन जोड़ दो, CPU जोड़ दो, हो जाएगा, और क्या। टर्शरी मेमोरी, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए ये चाहिए क्या मेमोरी आपको अलग से? टर्शरी कोई सहायक मेमोरी चाहिए? नहीं चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। स्विच, ये वो वाला स्विच नहीं है, और नहीं भी रहे तो भी वो वाला स्विच समझ गए, एक तो स्विच वो पैकेट्स वाला स्विच जो पैकेट्स प्रोवाइड करता है वो स्विच है, और लगाने वाला स्विच, दोनों केस में इसकी ज़रूरत नहीं। IP एड्रेस का बहुत बड़ा रोल है, IP एड्रेस का रिक्वायरमेंट होता है, समझ आना मत।
आईपी एड्रेस, तो 31 का आंसर हो गया इंटरनेट आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस 31 का सी। कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता है भैया बता दो। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेट। एक्सेसिबिलिटी, ईज ऑफ यूज, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, हाई कॉस्ट। एक्सेसिबिलिटी मतलब होता है, इसको हिंदी में भी यही दिया हुआ था है ना, तो समझना। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है एक्सेस करना। जैसे मैं आपको बोलूं कि भैया तुम मेरे लाइब्रेरी का एक्सेस कर लो, मतलब ये बोल रहा हूँ कि आप आइए, कोई स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ मेरा लाइब्रेरी है उसको यूज़ कर लेना, एक्सेस कर लेना। एक्सेस कर लेना मतलब उसको खोल के देख लेना, उसको यूज़ कर लेना, पढ़ लेना जो करना होगा। एक्सेस करना मतलब उस डेटा पे का आपका अधिकार हो गया। मैं बोल रहा हूँ ये लैपटॉप एक्सेस कर लो, मतलब ये लैपटॉप ये स्क्रीन आप एक्सेस कर रहे हो, मतलब इसको यूज़ कर रहे हो। तो भैया मेरे को कोई जानकारी चाहिए तो इंटरनेट एक्सेस करने देता है ना, तभी तो आप जानकारी लेते हो, ठीक है। ईज ऑफ यूज़ मतलब यूज़ करना आसान बना रहा है कि नहीं बना रहा है, हाँ बना रहा है। इंटरनेट से कोई भी जानकारी मिनटों में, चंद सेकंड में हमको मिल जा रही है। आज कुछ भी जानकारी चाहिए होगा आपको, गूगल में ढूंढो तुरंत मिल जाएगा, यूट्यूब में देखो तुरंत मिल जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, हुआ कि नहीं हुआ भैया, कम्युनिकेशन एकदम फास्ट हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ बैठे अमेरिका में बैठे कहीं भी बैठे तुरंत कम्युनिकेट हो जा रहा है, करते हो नहीं करते हो। यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बात हो जा रही है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन सब हो जा रहा है। हाई कॉस्ट, बोलोगे नहीं सर कॉस्ट तो हाई है, 300 रुपये पटाते हैं, 600 रुपये पटाते हैं 3 महीने का। अरे नहीं, जो सर्विस दे रहे हैं ना, जो सर्विस दे रहे हैं उसके हिसाब से हाई कॉस्ट नहीं है। तो ये ऑप्शन डी, ये विशेषता नहीं है, बहुत मिनिमम कॉस्ट में मिलता है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिलता है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में। हमको सोचो एक मेरी बात समझना आप, है ना। हाई कॉस्ट हाँ, हाई कॉस्ट वाला सही बोल रहे हो, 32 का डी आंसर है हाई कॉस्ट को। हाई कॉस्ट यही आंसर होगा क्योंकि ये इसका फीचर नहीं है, बहुत ही सस्ते में हमको इंटरनेट वाली सेवा प्रोवाइड कर दी जा रही है। एग्जाम्पल देता हूँ, ऑनलाइन ही आप देख लो, जो हमारे हॉस्टल कोर्स का फीस है 1499 रुपये। कोई बच्चे उसमें भी बोलते हैं कि सर उसमें भी डिस्काउंट कर दो, 400 कर दो, 500 कर दो, तो वो तो हमको कॉस्ट ही नहीं पड़ता। 800 रुपये तो हमको ऐप में खर्च करना पड़ जाता है, जो आप बचते हो ना। एक बात बच्चों को बताता हूँ कि भैया जैसे अगर मैं किसी से 1500 फीस ले रहा हूँ, तो ऐप वाले चार्जेस, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस और दुनियादारी चार्जेस, मेंटेनेंस कॉस्ट सब तो 750 तो यहीं बच जाता है। फिर 750 ये, फिर इसमें 30% मैं इनकम टैक्स दूंगा, फिर बचे वाले 70% में, मतलब जो कि लगभग कितना आएगा, 500 रुपये के आसपास जो आएगा, उसमें फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट, टीचर को पे करना है, सब खर्चा तो बचता है कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको अपने पास कोई ऑफलाइन क्लासेस, कोई होम ट्यूटर सोचते कि भैया मेरे को जो वो दिला दो, कितना चार्ज लेता, तो ये इंटरनेट के माध्यम से कितना ईजी हो जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। समझ आ रही बात, चलो आगे बढ़ते हैं। केबल के द्वारा इंटरनेट प्राप्त करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। मॉडेम का मतलब क्या होता है, मॉडेम का मतलब, मॉडेम का यूज क्यों करते हैं ये भी मैं बताया था। ये भैया आपका एक सिस्टम है और ये आपका दूसरा सिस्टम है। ये कंप्यूटर है समझ लो, ये दूसरा कंप्यूटर है। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, डिजिटल भाषा समझता है। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, डिजिटल भाषा समझता है। तो दूसरा कंप्यूटर भी कौन सा भाषा समझेगा, डिजिटल भाषा समझेगा। क्या समझेगा, डिजिटल भाषा समझेगा। इसको इस सेकंड वाले कंप्यूटर को, इसको कोई इन्फॉर्मेशन भेजना है, कोई डेटा भेजना है, इन्फॉर्मेशन या डेटा भेजना है, तो मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो, क्या इन्फॉर्मेशन डिजिटल टू डिजिटल ट्रांसफर हो जाता है क्या, नहीं होता। वही मैंने इंटरनेट के जो डिटेल क्लासेस में उसको बताई कि भैया इन्फॉर्मेशन डेटा डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो किस में होता है, एनालॉग सिग्नल में हो पाता है। किस में होता है, एनालॉग सिग्नल में डेटा ट्रांसफर होता है। डिजिटली ट्रांसफर हो जाता तो फिर मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है, ये जो पहले डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम मॉड्यूलेटर का, और फिर वापस एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम डीमॉड्यूलेटर का। तो ये फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मॉडेम बोल देते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, मॉडेम बोल देते हैं। ठीक है, चलिए। इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इंटरनेट इज यूज्ड टू लोकेट एवरी कंप्यूटर, ईच कंप्यूटर, बताओ। आईपी एड्रेस, नेम ऑफ द कंप्यूटर, लोकेशन ऑफ, लोकेशन एड्रेस, इंटरनेट एड्रेस, बताओ क्या होगा, बताओ। प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए मैं बताया था कि जैसे भी आपका आधार नंबर है, जैसे आपका आधार कार्ड में आपका आधार नंबर है कि नहीं, आधार नंबर, तो आपकी व्यक्तिगत पहचान है। आपका जो आधार कार्ड है वो दूसरे के आधार कार्ड से मेल नहीं खाएगा।
मैच नहीं खाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। बस वैसे ही हर कंप्यूटर का भी अपना एक आधार कार्ड है, समझ लो उसको क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। ये मैं बताया था इसने आसान भाषा में, समझ आ रही बात? तो सभी का आंसर है आईपी एड्रेस। चलिए, निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है? यहाँ पे एक नया चीज बताएंगे आपको मैं, नया चीज जानने को मिलेगा, बट इसका आंसर किसी को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। नीरा, अनिल जी का, योग्या जी का, अच्छा अनिल जी बता रहे 35 का होस्ट, 35 का होस्ट। नीरा मेहर जी बता रहे 35 का टेलनेट, और उसका जवाब भी आ गया टेली टाइप नेटवर्क, बहुत बढ़िया। ठीक, सभी का जवाब आ गया टेलनेट 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 टेलनेट, ओके, बिल्कुल सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन सर्विस ऑफ द इंटरनेट इज यूज टू लॉग इन इनटू अ रिमोट कंप्यूटर? रिमोट कंप्यूटर मतलब जो दूर पे, दूरस्थ कंप्यूटर है, कहीं दूर पे है, तो उस पर कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? टेलनेट, टेलनेट, ठीक है। और टेलनेट का फुल फॉर्म क्या है? टेलीटाइप नेटवर्क, ठीक है, क्या? टेलीटाइप नेटवर्क। बाकी ईमेल ये सब से दूसरे का कंप्यूटर को थोड़ी ना एक्सेस कर लेते हैं। तो 35 का ए टेलनेट, ध्यान रखना। चलिए, मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? डायल अप, डीएसएल, आईपी एड्रेस की 3646, 3646। मेरे ख्याल से किसी ने कमेंट बॉक्स में कल परसों में मैसेज किया हुआ था 3646 वाला। इसका आंसर क्या होगा? बी, डायल अप। हम्म, हम्म। कल या परसों किसी बच्चे ने खुद से कमेंट किया था, सब बी बोल रहे डायल अप, तो ऐसे वो डायल अप से मुझे मालूम है क्या सोच रहे हो आप लोग, है ना? डायल मोबाइल में किसी नंबर डायल करते हैं, इसलिए आंसर लगा रहे हो गलत। जैसे मोबाइल के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? 3646, ठीक। 3646, 3646, 3646 कोई सी नहीं है, ठीक है। 36, ये डीएसएल तो भैया सिस्टम वाला है, मोबाइल फोन के लिए क्या है? 3646 ए, सुयास तिवारी जी का आंसर सही। इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को डैश के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को, सर्वर हब बोल लो उसको, और किस नाम से जाना जाता है बताओ? एड्रेस, यूआरएल एड्रेस, आईपी एड्रेस की होस्ट। 37 का ये क्या है सर? 3646, जो क्वेश्चन पूछा था उसी का जवाब है 3646। इसका जवाब बताइए। चलिए, सही जवाब बिल्कुल होस्ट, 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 ओके। कुछ लोग दूसरा ऑप्शन मार रहे हैं, होस्ट है। इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को डैश के नाम से भी जाना जाता है, होस्ट के नाम से। जैसे कोई प्रोग्राम कराते तो जो आयोजन कराता है होस्ट बोलते नहीं, तो वैसे ही आपको सबको सर्विस देने वाला कौन? ये होस्ट। इसका 37 का आंसर होगा होस्ट, क्लियर। कौन सी इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है? धीमा वाला, धीमा वाला बता दो। डायल अप, सैटेलाइट, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, 3G 4G, कौन सा है? इंटरनेट तो सब प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनेट तो सब प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सा सबसे स्लो है बताओ? 38 का ए, 38 का ए, ओके। पूनम, अनिल देव, चलिए बहुत ही जल्दी जवाब आ जाता है आप लोगों का। डायल अप, सही बात, बिल्कुल सही। सैटेलाइट तो आंसर मत लेना भैया, सैटेलाइट सबसे फास्ट देगा, है ना। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन से तो ये तो केबल के माध्यम से रहता है, बहुत ही अच्छा कनेक्शन रहता है। 3G 4G में ये देख रहे हो, 3G 4G मोबाइल से 3G तो जमाना गया है, 4G तो देख ही रहोगे। अगर किसी का 2-3 साल पुराना फ़ोन होगा तो 4G से देख ही रहोगे, और अभी लेटेस्ट लिए होगे तो 5G वाला देख रहे होगे, 5G नेटवर्क से, है ना। तो ये सब तो फास्ट ही दे रहे हैं। डायल अप कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो था, डायल अप कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो था, समझ आ रही है? चलो, किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती? ISDN, डायल अप, सैटेलाइट, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL, बताओ। किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती? ISDN, डायल अप, सैटेलाइट और DSL, बताइए, जल्दी बताइए। सी, ओके।
चलिए, सभी का सही जवाब है, कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं। ISDN नहीं है जी, ISDN कहाँ से? ISDN का फुल फॉर्म लिख लेना, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, फुल फॉर्म याद रख लेना। डायल अप के लिए भी लाइन लग गया, केबल लग जाएगा आपको, ठीक है, फोन लाइन लग जाएगा। DSL के लिए भी लग जाएगा। सैटेलाइट के नहीं लगेगा, सैटेलाइट, अरे सैटेलाइट यहाँ से आप लोग फिजिक्स वगैरह पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? फिजिक्स में पढ़ते हो ना इसको। ये हमारा धरती है जो 36,000 किलोमीटर, अगर मैं गलत नहीं हो रहा तो 36,000 में ये हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूमते रहते हैं। मतलब यहाँ ऐसा पोजीशन है जहाँ से ये सैटेलाइट ऊपर भागेगा भी नहीं और ये ग्रेविटेशनल के जैसे गिरेगा भी नहीं। ये 36,000 वाला ऐसा रेंज है जो भैया धरती के हिसाब से ही, जैसे धरती इधर घूम रही है ना, उसी सेम पेस पर ये भी घूमेगी, तभी तो आपको ऐसे सेम टू सेम फॉलो कर पाएगा, स्पीड को मैच खाती 36,000 वाले। तो क्या इधर यहाँ तक केबल बिछा दोगे आप 36,000 वाला? इंटरनेट के संदर्भ में डैश एक सर्च इंजन नहीं है, बताओ कौन सा सर्च इंजन नहीं है? www.google.com ये है, bing.com ये है। सर ये सब तो नहीं पढ़े? अरे गूगल ये सब के आगे ये सब तो लगता ही है ना, www. सब कमर्शियल वेबसाइट्स ही हैं, तो आगे पीछे ये सब लगता है, ठीक। www.yahoo.com, www.soumya, ये क्या नाम है इसका, soumya.com मान लो, कौन सा नहीं है? विंग है, याहू है, पढ़ा है? सौम्या वगैरह पढ़ा है क्या? सौम्य पढ़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ सी, सौम्या हो गया, है ना। लेकिन बोलेगे नहीं सर हम तो बचपन से सौम्या के ही खोज में हैं, यही हमारे लिए सर्च इंजन है। नहीं, ये आपके लिए हो सकता है, सभी के लिए नहीं है। तो गूगल, बिंग और याहू ये सब आंसर हैं इसके। सी वाला गलत है, मतलब ये तो कौन सा नहीं है वही पूछा, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। वेब वेब एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखे थे, रिपीट हो गया। इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं बताइए? SNMP, TCP/IP, DMZ और DNS? सही बोल रहे हो। इंटरनेट में कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? TCP/IP। क्या? TCP/IP। चलिए, नहीं हो गया, थैंक यू। इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाएं किस श्रेणी की सेवाओं में आती हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग क्या करते हो भैया? मैसेज करके तुरंत तत्काल मैसेज बात पहुंचाना रहता है। किस के वेब सर्विस, वर्ल्ड वाइड वेब, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की कम्युनिकेशन? क्या हुआ आंसर? कम्युनिकेशन। इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाएं किस श्रेणी की आती है? कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना, अपनी भाषा, अपनी बातें दूसरे तक पहुंचा रहे हो और दूसरे की अपने तक पहुंचा रहे हो। www वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? कितने बार हो गया? टिम बर्नर्स ली, इसका नाम आगे पीछे हो गया, टिम बर्नर्स ली, ठीक है, टिम बर्नर्स ली। W3C का फुल फॉर्म क्या है? ये बताया था। जैसे इंटरनेट के भी कंट्रोलर हैं, हमारे स्टॉक मार्केट के कंट्रोलर हैं, वॉचर हैं, वॉचडॉग के रूप में काम करता है कौन? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वैसे ही इंटरनेट का भी हम लोगों ने देखा था, ICANN, ठीक है। और क्या? वर्ल्ड वाइड वेब के भी कंट्रोलर कौन है? तो W3C, इसी को ही WWWC बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है। सही जवाब दे रहे सभी के सभी, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, याद रखना, कंसोर्टियम। अब मुझे बता दो ICANN का हेडक्वार्टर कहाँ है, और WWWC का भी बताओ कोई, दोनों का बताओ। WWWC का कहाँ है? ये दोनों बताया हूँ क्लास में। हाँ ठीक है, ये सही जवाब दे रहे हो, अभी जो पूछ रहे हो उसको बता दो। कैम्ब्रिज, अनिल कुमार जी जवाब दे रहे हैं कैम्ब्रिज, ओके। करण जी कैम्ब्रिज, ओके। और वर्षा पटेल लॉस एंजल्स, लेकिन किसका क्या? तो जो लॉस एंजल्स है वो ICANN का है, और कंसोर्टियम वाला कैम्ब्रिज है, दोनों USA ही है, ठीक है। चलिए, अब मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक। चलो, डैश इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। डैश इज एन इंफॉर्मेशन स्पेस ऑन द इंटरनेट इन विच डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज आर स्टोर्ड। प्रोटोकॉल, www, फाइल एक्सप्लोरर, वेब ब्राउजर। बताइए कौन सा स्थान है जहाँ डॉक्यूमेंट और संसाधन संग्रहित किए जाते हैं इंटरनेट पर?
www कुसुम जी, अनिल जी, सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है www। उसके बाद ऑप्शन के हिसाब से तो कोई मैच भी नहीं कर रहा। प्रोटोकॉल तो सेट ऑफ रूल्स होता है। फाइल एक्सप्लोरर, फाइल मैनेजर, ये तो मोबाइल में होता है। वेब ब्राउज़र ये तो एक सॉफ्टवेयर है जो आपको एक्सेस देता है इंटरनेट का। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस साल हुई थी www का? तो बताइए कब हुआ था? 1989 में हुआ था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। इसको हम देखे हुए हैं। चलिए, आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह कहलाता है, कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? क्लाइंट कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है, सर्च इंजन कहलाता है, सर्वर कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए? आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह क्या कहलाता है? आंसर बताइए। वेबसाइट, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, वेबसाइट। ठीक, तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, वेबसाइट। इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को किस नाम से जानते हैं भैया? इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को किस नाम से जानते हैं? हार्ड कॉपी बोलते हैं? नहीं, वो तो हमारे हाथों में जो होता है उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं, जो पेजेस में आ जाते हैं, है ना। प्रिंटेड पेजेस नहीं। कलर पेजेस बोलते नहीं, वेब पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक सर्च इंजन किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है? सर्च इंजन इज एक्सेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सर्च इंजन किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है? वेब पेज के, वेबसाइट के, वेब सर्वर के, कि वेब ब्राउजर के? वेब ब्राउजर के, क्योंकि जैसे गूगल क्रोम मान के चलो वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम, गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर। इसमें घुसोगे तब जाके आपको ऑप्शन मिलेगा कि किसी वेबसाइट को आप सर्च कर सकें, और किसी सर्च इंजन को सर्च इंजन मतलब एक वेबसाइट ही हो गया। तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है? वेब ब्राउज़र। तो कल वाली क्लास और आज वाली क्लास मिलाकर हमने 50 क्वेश्चन, इंटरनेट के 50 क्वेश्चंस, इंटरनेट के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इंटरनेट के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसी प्रकार से हम सभी, जैसे अभी जो कोर्स में देख रहे होंगे उसको मेमोरी को एक बार पढ़ लेंगे ना, मेमोरी कल ख़त्म कर लेंगे, तो मेमोरी के भी फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हॉस्टल वार्डन के कोर्स में या फुल सीजे वापम वाले में, फुल सीजे वापम कोर्स में सारे चैप्टर का, सारे चैप्टर मतलब लगभग जो चीज़ है, किसी हम 3-4 ठो को एक साथ, जैसे सर्च इन वेब ब्राउजर में नहीं पढ़ाया, ये सब चीज़ इंटरनेट में डाल दिया, तो ऐसे लगभग सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम लोग एमसीक्यूज कर लेंगे, ताकि आपकी तैयारी एकदम तगड़ी हो जाए, एकदम तगड़ी हो जाए। और ये भी कोशिश करेंगे कि जितने कन्फ्यूजन वाले टॉपिक्स हैं, जैसे कई लोग बोल रहे हैं शॉर्टकट की इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो उस पर भी बात करेंगे कि कैसे उसको दूर कर सकते हैं। तो कोशिश रहेगी कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। रिकॉर्डिंग ऑफ।